क्या हो अगर एक इंसान मरने के 1 साल बाद वापस ज़िंदा हो जाए पर उसकी याददाश्त चली जाए। इसी यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मूवी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही इमोशनल कोरियन मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है बी विथ यू। एंड ये फिल्म साल 2018 में आई थी। ये उन फिल्मों में से एक है जिसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड एट द एंड आपको खुशी और दुख दोनों देकर जाती है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.6 स्टार आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। ऑल्सो अगर आपको मुझे मूवी सजेस्ट करनी है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आकर आप मुझे DM कर सकते हो। नाउ विथ नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। फिल्म शुरू होती है और हमें एक कहानी सुनाई जाती है। धरती और स्वर्ग के बीच एक क्लाउड लैंड है जहाँ पे लोग मरने के बाद रहते हैं तब तक जब तक धरती पे उन्हें याद करना सब छोड़ ना दें, और उसके बाद वो स्वर्ग जा पाएंगे। वहीं पे ममा पेंगुइन रहती थी जो कि बादल के खोल से धरती की ओर रोज़ देखती थी और रोती थी। 1 साल बीत गए थे जब रेनी सीज़न आया था, और तब एक दिन वो ममा पेंगुइन रेन ड्रॉप ट्रेन के सहारे धरती पे वापस आती है। स्टेशन पे उतरते ही उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने बेबी पेंगुइन को उधर देख पाती है और वो दोनों खुश हो जाते हैं। और तभी बेबी पेंगुइन अपनी मम्मा को देख उनसे गले लग जाता है और तभी एक चमत्कार होता है। मम्मा और बेबी साथ रहने लगते हैं। मम्मा अपनी बेबी के साथ बहुत सारे गेम्स खेलती है और उसे मछलियाँ पकड़ना सिखाती हैं और दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। जल्दी रेनी सीज़न ख़त्म होने को आ गया और क्लाउड लैंड की एक फेरी ममा पेंगुइन को आकर कहती है कि अब आपको चलना होगा, क्योंकि अगर आपने क्लाउड लैंड की आखिरी ट्रेन मिस कर दी तो आप अपने बेबी को कभी वापस नहीं देख पाओगे। ये जानकर ममा पेंगुइन उदास होती है लेकिन रोती नहीं है और ना ही उनका बेबी रोता है। जाने से पहले वो दोनों स्माइल करके ज़ोर से गले मिलते हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। उस दिन के बाद से वो रोज़ क्लाउड लैंड से अपनी बेबी को नीचे धरती पे देखती थी पर कभी भी रोती नहीं थी। अब दूसरा सीन आता है और हम देखते हैं हू नाम के बच्चे को जो बुक पढ़ रहा होता है, और जो स्टार्ट में कहानी दिखाई वो उसी बुक में वो पढ़ रहा था। फिर हमें पता चलता है उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है और उनका फ्यूनरल हो रहा था। वहीं पे हू के पापा बेचैन बैठे थे और दूसरे लोग फालतू की बातें कर रहे थे। अब 1 साल बीत जाता है और उस साल का रेनी सीज़न शुरू हो जाता है। हू के पापा जिन सुबह अंधेरे में जागकर अपने काम के लिए निकल जाते हैं। वो स्विमिंग क्लब के केयर टेकर थे जो स्कूल के मेंटेनेंस देखता था और हर रोज़ उसे चकाचक रखता था। यहाँ हू जागता है और एक कबर्ड में जाकर अपनी मम्मी के कपड़े पकड़ लेता है और दोबारा से सो जाता है। अब सुबह हो चुकी थी और जिन वापस आकर ब्रेकफास्ट बनाता है हू के लिए और खुद के लिए, और फिर उसे उठाने जाता है लेकिन हू अपने कमरे पे नहीं होता। तो वो फिर अपनी वाइफ सू के रूम पे जाता है जहाँ के कबर्ड पे उसका बेटा हू सो रहा था, और फिर हू उठता है और वो दोनों टीवी देखते हुए नाश्ता करते हैं। टीवी पे न्यूज़ आ रही थी कि 1-2 दिन थोड़ी गर्मी होगी लेकिन इस हफ्ते के वीकेंड से बारिश शुरू हो जाएगी। टीवी बंद कर वो अपने पापा से पूछता है कि बारिश होगी मतलब रेनी सीज़न आ गया ना पापा। उसके पापा बोलते हैं हाँ। वो कहता है अब तो फिर रोज़ होगी बारिश। जिन कहता है कभी बारिश होती है और कभी नहीं, लेकिन रेनी सीज़न ज़रूर आएगा, तुम फिक्र मत करो और चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। वो कहता है पापा आप भी तो एक्साइटेड हो गए ना। जिन कहता है क्यों। वो कहता है मम्मा ने कहा था वो 1 साल बाद रेनी सीज़न में वापस आएंगी और ये तो वही टाइम है। जिन कहता है ठीक है देखते हैं। वो कहता है मम्मा अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती और ये बात तो बुक में भी लिखी हुई है। अगले सीन में जिन हू को रेडी करता है स्कूल के लिए और हू जिन को कहता है पापा अपनी दवाई तो खा लो। फिर अपनी वाइफ सू की फ़ोटो को किस कर जिन हू को साइकिल में बैठाकर स्कूल ले जाता है और स्कूल छोड़कर जिन अपने जॉब पे चला जाता है। वहाँ एक लेडी आती है कॉफ़ी लेकर जो उसके साथ काम करती थी। उस लेडी को जिन बहुत पसंद था, एक तरीके से उस पर क्रश था। तभी एक दूसरा इंसान आता है, वो स्विमिंग क्लब का टीचर था। वो जिन से थोड़ा जलता था क्योंकि वो लेडी उसे पसंद थी बट लेडी जिन को पसंद करती थी। अगले सीन में हू स्कूल ख़त्म होने के बाद एक बेकरी में जाता है और वो बेकरी उसके पापा के फ्रेंड होंग का था। होंग हू को एक बन देता है खाने को और पूछता है तुम उदास क्यों हो। हू कहता है आखिर मेरे पापा तेज़ क्यों नहीं दौड़ पाते, वो सारे काम क्यों नहीं कर पाते हैं। हू उसे समझाता है कि अगर तुम्हारे पापा सारे काम करने लग जाएंगे तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो एक लाइट बल्ब का एग्जाम्पल देता है कि अगर हम लाइट बल्ब को ऑन ऑफ बार बार करें तो वो टूट जाएगी, वैसे ही तुम्हारे पापा हर समय काम करेंगे तो टूट जाएंगे और कमज़ोर हो जाएंगे।
फिर होंग पूछता है, आखिर तुम जिन को दौड़वाना क्यों चाहते हो? हूँ कहता है, स्कूल में रिले रेस है जिसमें हम सबको अपने पापा के साथ भागना है। होंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं भागूंगा तुम्हारे साथ रेस में। हूँ कहता है, आपके पैर छोटे हैं, आप तेज़ नहीं भाग पाओगे। और फिर कहता है, ये मेरा पेट नहीं बल्कि मेरे लेग्स हैं, तो हुए ना मेरे लेग्स सबसे लंबे। और हु खुश हो जाता है। अब जिन वहाँ जाता है और हु खुशी से उसे बताता है कि अंकल होंग मेरे साथ रेस में भागेंगे क्योंकि उनके पास सुपर लॉन्ग लेग्स हैं। और तभी होंग जिन से कहता है, मैंने एक बहुत ही क्लासी लेडी से मिल रखा है अभी, तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी। जिन ध्यान दिए बिना वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रेस का दिन आ गया है। हु और होंग स्कूल में रेस के लिए तैयार होते हैं और होंग के लेग्स को देखकर हु के दोस्त इंप्रेस होते हैं कि इतने लंबे लेग्स, क्योंकि होंग ने अपने पैंट को अपने पेट तक पहन रखा था। लेकिन हु के दोस्त ये भी कहते हैं, फिर भी तुम हमें नहीं हरा पाओगे। तो हु आकर होंग से कहता है, आप रेस में नहीं भाग सकते क्योंकि ये फैमिली रिले रेस है। तभी वहाँ जिन आ जाता है और हु को कहता है, रेस करे फिर। जिन अपनी पूरी शक्ति से दौड़ता है और फर्स्ट पोजीशन पे भाग रहा होता है, लेकिन फिनिशिंग लाइन से थोड़े से ही पहले वो अचानक गिरकर बेहोश हो जाता है और इसे देख हु और होंग उसे संभालने जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शाम हो चुकी थी और जिन और हु घर वापस आ रहे होते हैं। हु जिन से प्रॉमिस लेता है, आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। हु कहता है, पापा घर जाकर हम ब्लैंकेट्स धो लेंगे क्योंकि अंकल होंग ने कहा था कि कभी भी बारिश हो जाएगी। जिन कहता है, फिर तो जल्दी जाना होगा घर। उसके बाद घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जिन पुरानी वीडियोस देख रहा होता है जिसमें हु और उसकी वाइफ सू साथ होते हैं और वो इसे देख बहुत इमोशनल हो जाता है। अगले दिन हु देखता है बारिश हो रही है और जिन को उठाता है और कहता है, मम्मा वेट कर रही होगी, जल्दी चलो। वो दोनों पास के एक रेलवे ट्रैक पे जाते हैं और हु मम्मा मम्मा चिल्लाता है पर कोई भी जवाब नहीं आता है। काफ़ी देर हो जाती है। जिन हु को गोद में उठा लेता है और घर ले जाने लगता है। तभी अचानक एक टनल खुलता है और उन्हें एक लेडी दिखती है। वो चिल्लाना शुरू करता है, मम्मा मम्मा, लेकिन जिन बोलता है, चुप हो जाओ, देखने तो दो वो आखिर है कौन। वो कुछ नहीं सुनता और भागता हुआ जाता है। और जब लेडी अपने फेस से बाल हटाती है तो जिन एक पल पूरा शॉक हो जाता है और हु बहुत ही ज़्यादा खुश, क्योंकि वो लेडी सच में जिन की वाइफ और हु की मॉम सू होती है। पर क्या वो सच में सू थी या उसके जैसे दिखने वाली कोई और, ये सारी चीज़ों का राज आगे खुलेगा। और दोस्तों मूवी के एंड में जो ट्विस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ऐसा है कि वो आपको इमोशनल कर देगा। सो आते हैं वापस कहानी पे। हु सू को मॉम कहता है लेकिन सू को कुछ याद नहीं था। वो लोग सू को घर लेकर चले आते हैं, लेकिन जब सू को कुछ याद ही नहीं तो उनके साथ घर क्यों आ गई, इन सब सवालों के जवाब हमें एंड में मिलेंगे। अब घर पे वो आती है और अपनी तस्वीरें देखती है। जिन्हू को अकेले में कहता है कि लगता है मॉम को कुछ भी याद नहीं है, ये भी नहीं कि वो क्लाउड लैंड से आई है, तो इसे हम टॉप सीक्रेट रखेंगे ताकि उन्हें टेंशन न हो और सब कुछ जल्दी याद आ जाए। और मॉम के बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताना, ये मुझसे तुम वादा करो। और वो सारी बातें मान जाता है। तो उनसे कहती है, क्या मैं सच में यहाँ रहती हूँ? पर तुमने तो कहा था मैं क्लाउड लैंड से आई हूँ, इसी बात पे तुमने मेरा वेलकम किया था। इवन तुमने कहा था कि तुमने मेरे सामान वैसे ही रहने दिया है जैसे मैं छोड़ कर गई थी, तो क्या मैं घर को कबाड़ खाना बना के गई थी? तभी हु और जिन सारे सामान समेटने लगते हैं जिससे घर वापस साफ सुथरा लगे। और फिर वो दोनों किसी तरह झूठी कहानी बनाते हैं कि तुम क्लाउड लैंड हॉस्पिटल में थी, कल ही ठीक होकर वापस आई हो और हम सब टनल के पास हाइड एंड सीक खेल रहे थे और वहाँ तुम्हें पत्थर से चोट लगी और तुम बेहोश हो गई और इसलिए तुम्हारी याददाश्त चली गई है एंड इसीलिए तुम टनल में थी। और फिर सू उनकी बातों से कन्विंस्ड हो जाती है। उस रात हु अपनी मॉम सू के साथ सोता है और जिनको नींद नहीं आती। वो उठ कर जाता है और सू को टच करके चेक करता है कि ये इंसान ही है ना। अगले दिन सू हु को स्कूल के लिए तैयार करती है। जाने से पहले हु अपनी मॉम को एक किस करता है गालों में और सू हैरान हो जाती है और जिन भी सू की ओर देखता है किस करने को, पर सू सर हिलाती है नहीं, तो वो उसके फ़ोटो को एक किस कर कर वहाँ से चला जाता है। जिन हु को स्कूल छोड़ अपने जॉब के लिए फिर निकल जाता है। उसके जाते ही हु स्कूल से वापस घर लौट आता है और सू से कहता है, मम्मा आज टीचर नहीं आई तो मैं वापस आ गया। फिर वो सू के साथ बहुत खेलता है और दोनों बहुत मज़े करते हैं। जिन भी वापस घर आता है और हु को चिल्लाते हुए सुनता है। दरअसल सू और हु बॉक्सिंग कर रहे थे और सू हु के नाक से खून निकाल चुकी होती है। वहाँ फिर वो लोग डिनर करते हैं, पर हु डिनर नहीं करता, वो अपनी मॉम के हाथों से राइस केक खाना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू तभी गैस पे तवे पे कुछ फ्रेंच फ्राइज जैसा रखी थी और वो चीज़ कुछ देर में उछल कर बाहर गिरने लगती है। हु डर कर डाइनिंग टेबल के नीचे छुप जाता है और सू उधर ही काम कर रही होती है। उसे बचाने को जिन उसके पीछे खड़ा हो जाता है उसे कवर करने को, और वो गरम गरम चीज़ उसके पीठ पे लग जाती है।
फिर नहाकर सू जिन से कहती है कि अपने कपड़े उतारो। जिन को लगता है कि वो इंटीमेट होना चाहती है और जिन थोड़ा हैरान भी था, लेकिन वो अपने पैंट उतारता है और तभी सू उसे कहती है, पैंट क्यों उतारे हो, शर्ट उतारो। सू असल में जिन के पीठ पे दवाई लगाना चाहती थी क्योंकि वो फ्रेंच फ्राइज जैसी चीज़ गर्म थी और उसके पीठ पे चोट लग गई थी। ये जानकर जिन बहुत एम्बैरेस होता है क्योंकि उसने सू की बातों का क्या मतलब निकाल लिया था। दवाई लगाते हुए सू पूछती है कि तो मैं एक वाइफ और एक माँ हूँ, तो हमारी तो लव मैरिज ही हुई होगी, तो ये सब कैसे हुआ तुम मुझे बताओगे। फिर जिन उसे कहानी सुनाता है और हम उस कहानी को देखते हैं। तो चलिए कहानी की ओर। जिन और सू हाई स्कूल में थे और वो दोनों क्लासमेट्स थे पूरे 3 सालों तक। सू टॉपर थी और स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट भी, और दूसरी तरफ जिन स्विमर था जो आधे टाइम क्लास में होता और बाकी टाइम स्विमिंग करता। तो उन दोनों के मिलने का तो कोई चांस ही नहीं था। वो बताता है कि मुझे तुम पर क्रश था, और हम देखते हैं होंग जिनका बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड था। वो समझ जाता है कि जिन को सू पे क्रश है, तो वो जिन को आइडिया देता है सू से बात करके दोस्ती करने का। अगले सीन में जिन सू से पेन मांगता है और ऐसा करने को हैंग ने उसे कहा था, पर सू मना कर देती है। फिर अब उनके क्लास में डांस प्रैक्टिस था तो सारे बच्चे डांस कर रहे होते हैं। किस्मत से दोनों जिन और सू लेफ्ट फुटेड होते हैं और इसलिए उन्हें पार्टनर बना दिया जाता है। लेकिन जिन बहुत ही नर्वस हो जाता है और नर्वसनेस में सू को गलती से चोट लगा देता है और उसके नाक से खून निकलने लगती है और वो वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद उन दोनों अपनी पूरी स्कूल लाइफ ख़त्म होने तक बिल्कुल भी बात नहीं करा था। बट अब स्कूल का लास्ट डे था और सू होंग को अपनी नोटबुक देती है कुछ लिखने दो, क्योंकि सारे बच्चे एक दूसरे के नोटबुक पर कुछ मेमोरी के लिए लिख रहे होते हैं। होंग के लिखने के बाद सू जिन को भी लिखने को देती है और जिन अपने पेन से लिख देता है। फिर जिन नरेट करता है, उसके बाद मैंने पास के कॉलेज में स्विमिंग के लिए ज्वाइन कर लिया और तुम सू सियोल चली गई हायर स्टडीज़ के लिए। और सू उस दिन जिन का पेन गलती से अपने साथ ही ले जाती है। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं। सू को वही पेन जिन दिखाता है और पूछता है, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं। फिर सू कहती है, मतलब हमने स्कूल में डेट नहीं करा था। तो फिर दोबारा से स्टोरी पास्ट में जाती है। वो कहता है, मैंने एक बार गर्मी की छुट्टियों के टाइम तुम्हें कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन लगा नहीं पाया। दोबारा सर्दियों में भी की थी, फिर भी नहीं लगा पाया। और इसी तरह 2.5 साल बीत गए पर मैं तुम्हें एक भी बार कॉल नहीं लगा पाया। उसके बाद वो वापस कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है पर वो काटने ही वाला था, तभी वहाँ होंग आ जाता है और फ़ोन नहीं काटने देता। और जब तुम फ़ोन रिसीव करती हो तो मैं तुमसे किसी तरह बात कर ही लेता हूँ। जिन फ़ोन पे अपने पेन वापस मांगता है क्योंकि उसके पास कोई और बात बोलने को समझ आ ही नहीं रही थी। फिर सू मिलकर पेन लौटाने को तैयार हो जाती है। अगली सुबह वो मिलते हैं, सू पेन लौटा देती है और फिर कुछ देर ऑकवर्ड साइलेंस होता है और फिर सू जाने लगती है। तभी जिन हिम्मत कर पूछता है, क्या तुम्हें प्यास लगी है। और फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रात हो जाती है और बस से सू वापस चली जाती है। पीछे से भागता हुआ जिन भी बस पे चढ़ जाता है और पूछता है, क्या मैं तुम्हें लेटर लिख सकता हूँ। वहाँ सू भी इमोशनल हो जाती है और अब सू को भी जिन से प्यार होने लग गया था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और सू को एक सीक्रेट कमरा दिखता है। वो वहाँ जाती है और वहाँ पे जिन और हू की ड्राइंग्स पाती है। रात को सब सो रहे थे, तभी होंग पेंगुइन कॉस्ट्यूम पहने आता है। वो कहता है, हू देखो मम्मा क्लाउडलैंड से आ गई है। जिन उसे अंदर जाने से रोकता है लेकिन वो अंदर आ ही जाता है। फिर वो सू को देख लेता है और कसम से सू को देखते ही उसकी फट जाती है, यानी वो पागल से ही हो जाता है। वो वहाँ से गिरते पड़ते भागता है जैसे मानो उसने भूत ही देख लिया हो, क्योंकि सू तो मर गई थी तो वापस कैसे आ गई। सू फिर आगे की कहानी पूछती है और फिर जिन बताना शुरू करता है। वो सू को पास्ट के कुछ खुशी वाले मोमेंट्स बताता है। हम पास्ट का सीन देखते हैं दोबारा। जिन सू को एक बार पहाड़ों में ले गया था। वहाँ से वो बायोनोकुलर्स की मदद से दूर पे एक थिएटर था, उस पर फिल्म देख रहे थे। उस दिन उनकी फर्स्ट किस भी हुई थी। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। सू उन लोगों को फैमिली तरह ट्रीट करने लगती है। वो लोग खेलते घूमते और बहुत मज़े करते हैं। एक दिन वो जंगल में गए थे और वहाँ जिन उन दोनों को अपनी पीठ पर उठा लेता है, पर घर आकर वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद सू पूछती है, आखिर तुम क्या छुपा रहे हो। जिन बताता है, पास्ट में मेरा स्विमिंग में एक नेशनल ट्राई आउट था, लेकिन मुझे उस टाइम ब्रेन में एक हार्मोनल प्रॉब्लम हो गया, जिससे मैं अगर ज़्यादा नर्वस हो गया या ज़्यादा थक जाऊँगा तो बेहोश हो जाऊँगा और इसका कोई इलाज नहीं है। उस सीन के बाद हमें पास्ट का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें वो सू से ब्रेकअप कर लेता है, लेकिन 1 साल तक कोशिश करने के बाद वो उसे भूल नहीं पाता। तो फिर सियोल जाता है उससे मिलने। वहाँ पे किसी और के साथ उसे खुश देख वो वापस लौटता है। लेकिन कुछ महीनों बाद सू जिन को खुद से कॉल करती है और जब वो दोनों मिलते हैं तो वो दोनों ज़ोर से हक करते हैं और सू कहती है, चिंता मत करो, हमें एक होना ही है।
फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और जिन बोलता है तुमने अपने पेरेंट्स के मना करने के बावजूद भी ग्रेजुएशन छोड़कर मुझसे शादी करी। और फिर हू का जन्म हुआ। सुबह वो लोग नाश्ता कर रहे थे और टीवी पे न्यूज़ आती है कि इस साल की रेनी सीज़न 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। जिन जल्दी से टीवी बंद कर देता है। अब सू को एक डायरी मिलती है और वो उसे पढ़ती है। अब रात हो चुकी थी। जिन घर आ जाता है और वो देखता है सू अपने बेटे हू को नाश्ता बनाना सिखा रही थी। अगले दिन वो हू को कपड़े सुखाना, वैक्यूम क्लीनर्स यूज़ करना, शैम्पू करना और बाकी सब काम सिखाती है। रात को वीडियो रिकॉर्डर पे हू के बचपन की वीडियोस देख रही होती है एंड ये जिन देख लेता है और ये इस फिल्म का एक बहुत ही बेहतरीन सीन था। अगली शाम जिन होंग साथ उसी टनल पे जाते हैं और उसे टहनियों से बंद कर देते हैं ताकि सू वापस कभी ना जा सके और उनके साथ हमेशा रहे। अगले दिन जिनको एक कॉल आता है और वो जाकर देखता है तो एक पेरेंट उसे कंप्लेन करती है कुछ दिनों से उनकी गाड़ी पे रोज़ सोप वाटर लगा होता है और आज उन्होंने हू को ऐसा करके पकड़ लिया। हू बताता है कि एक बार स्कूल में उस पेरेंट के बच्चे ने उससे कहा था कि उसकी पापा की कार जब जब वॉश होती है तब तक बारिश होती है, इसलिए हू ऐसा करता था ताकि बारिश ना रुके और उसकी मॉम को कहीं ना जाना पड़े। एंड दिस वॉज सो गुड। अब सू होंग के बेकरी में आती है और होंग को कहती है तुम अपना बेकरी कभी बंद तो नहीं करोगे ना, क्योंकि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए लंबे समय तक के लिए। दूसरे सीन में टनल को ढकी हुई सारी टहनियाँ हट जाती है और ये देख जिन दुखी हो जाता है। फिर दिखाते हैं घर पे वो लोग 12 बजे हू का बर्थडे मनाते हैं। फिर सू कहती है काश मैं हू को बड़े होते हुए देख पाती हैं और दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अगले सीन में हू का प्रोग्राम था जिसमें सबको बताना था कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे। बाकी सारे बच्चे अपने अपने ड्रीम्स बताते हैं, सिंगर, डांसर, साइंटिस्ट, पुलिसमैन वगैरह वगैरह। जब हू का नंबर आता है तो वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोलता। तभी वो सू को देखता है, वो सबके नज़रों से छिपकर पीछे खड़ी थी। उसे देखते ही हू बोलना शुरू करता है, मैं अच्छा हूँ भागने में, मैं अच्छा हूँ सफाई करने में। अगर वैक्यूम क्लीनर हाई स्पीड में चले तो ज़्यादा डस्ट सफाई कर पाता हूँ। कपड़ों को साफ़ करने के बाद उनसे पानी निचोड़ना ज़रूरी है सुखाने के लिए। मैं अपने बालों में शैम्पू कर सकता हूँ, मैं नाश्ता बना सकता हूँ। अगर अंडे को आराम से तोड़कर धीमी आंच में बनाओ तो वो अच्छे से बनते हैं, अगर ज़ोर लगाओ तो वो टूट जाएंगे। मैं अपने पापा को प्रोटेक्ट करूँगा जैसे कि मैंने अपनी मम्मा से वादा किया था। और ये सुन सारे पेरेंट्स उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं कि इतना छोटा बच्चा और इतने बड़े शब्द कह गया। दूसरी तरफ जिन स्विमिंग पूल में एक डूबते इंसान को बचाते हुए फिर से बेहोश हो जाता है। एम्बुलेंस उसे ले जा रही होती है, तभी वो देखता है धूप निकल आई है और वो गाड़ी से उधर भागता है सू को ढूंढने। यहाँ सू उसी टनल पे जा रही होती है और वो भी उसकी तरफ भाग रहा होता है और तभी वो अपनी मम्मा को जोर से गले लगा लेता है। कहता है आप क्यों जा रहे हो? सू कहती है मम्मा को जाना होगा बेटा। एंड ये एक बहुत ही उम्दा सीन था। दूसरी तरफ जिन गिरते पड़ते बस खुद को होश में रखते हुए भागता है कि किसी तरह वो टनल तक पहुंच जाए। नेक्स्ट सीन में दिखाता है वो रोते रोते बोलता है ये मेरी गलती है कि आप हमारे साथ नहीं हो, मेरे कारण ही आपको जाना पड़ा। सू कहती है ऐसा क्यों कह रहे हो? वो कहता है मैंने अपने रिलेटिव्स को कहते हुए सुना है अगर मेरा जन्म नहीं हुआ होता तो आप पापा के साथ हमेशा के लिए रह पाते हैं। सू उसे समझाती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है अगर मैं 100 साल भी रह लेती पर अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी खुश नहीं हो पाती। वो कहता है सच में आप मुझे इतना प्यार करते हो? वो कहती है मम्मा को अब क्लाउड लैंड जाना होगा क्या कि मैं तुम्हें हमेशा क्लाउड से देख सकूं। और कहती है तुम हमेशा पापा को प्रोटेक्ट करना। यहाँ रास्ते में जिन थक कर गिर जाता है लेकिन हिम्मत नहीं आता और रोते हुए चिल्लाने लगता है सू सू। और उसे याद आता है कि सू उसे कहती है कि अपने बेटे हू का अच्छे से ध्यान रखना और जब तुम्हें लगे कि अब उस पर बर्डन कम हो चुका है तो तुम क्लाउड लैंड आ जाना, मैं तुम्हारे लिए अपने पास की सीट रखूँगी। यहाँ तो नहीं लेकिन वहाँ पे हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर जिन उठ जाता है और वो सू को देख लेता है टनल पे और दोनों के चेहरों पर एक रोती हुई खुशी और दुख की स्माइल होती है और फिर तेज़ रोशनी में सू गायब हो जाती है। अब कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं और जिन और हू अपने सारे काम अच्छे से करने लग गए थे। हू तो सब कुछ खुद से करना सीख गया था। उसी रात जिन को एक नोट मिलता है और फिर वो गार्डन वाले रूम में जाता है और वहाँ उसे सू की डायरी मिलती है जिसमें सारा सच, ट्विस्ट, सब कुछ लिखा होता है, जिसे पढ़कर क्लाउड लैंड वाली सू जान पाती है कि उसे वापस भी जाना होगा। तो इस डायरी को अब जिन पढ़ता है। 2 मार्च साल 1992 सू ने पहली बार जिन को देखा था और उसे एज अ क्रश पसंद कर लिया था। फिर उस दिन जिन सू के क्लास में आता है और सू उसे देख खुश और नर्वस दोनों हो जाती है। जिन स्विमिंग भी सिखाया करता था तो एक दिन वो सू को डूबने से बचाता है
और वो एम्बैरेस्ड फील कर वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन जब जिन सू से पेन मांगता है, वो नर्वसनेस में उसे ना कह देती है और घर आकर खुद पे बहुत गुस्सा होती है। डांस क्लास के दिन सू ने जानबूझकर डांस खराब करा था ताकि उसे जिन के साथ मौका मिले, और जिन से चोट लगने के बाद वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी, बल्कि वो बहुत नर्वस थी। और 3 सालों बाद उनका स्कूल लाइफ एंड होने आया था, तब वो जानबूझकर होंग से नोटबुक लिखवाने आई थी ताकि वो जिन से भी लिखवा सके। सू खुद रोज़ सोचा करती थी फ़ोन उठा के कि आज मैं कॉल करूं, आज मैं कॉल करूं, पर कभी कॉल नहीं कर पाती। एक दिन जब वो ठान लेती है कि आज मैं कॉल करके ही रहूँगी, उसी समय जिन का कॉल आता है और वो उसे पेन के बहाने मिलने बुलाता है और सू हाँ कह देती है। वो कभी जिन के सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती कि वो भी उसे बहुत लाइक करती थी। फिर वो दोनों डेट करने लगे। वो तो जैसे सू के लिए सपना ही था। फिर एक दिन अचानक जिन का लेटर आता है कि अब वो उससे मिलना नहीं चाहता, तो सू उससे मिलने जाती है, लेकिन मिलकर भी उसे सेम जवाब मिलता है। वो भी 1 साल तक कोशिश करती है, लेकिन जिन को भुला नहीं पाती। तब भी जिस दिन जिन सू को देखने सियोल गया था, तो उस दिन सू एक दूसरे लड़के के साथ गाड़ी में गई थी क्योंकि बारिश हो रहा था। प्रैक्टिस एग्जाम पेपर्स के प्रिंट आउट के लिए चलने को पूछ लिया था, लेकिन वो गाड़ी से जिन को देख लेती है और गाड़ी से उतर कर उसका पीछे भागने लगती है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब वो जागती है तो वो खुद को एक टनल में पाती है जहाँ पे हु उसे देख मॉम मॉम कहने लगता है। तो सू 8 साल फ्यूचर में आ जाती है एक्सीडेंट के होते ही, और उसकी सारी मेमोरीज चली जाती है और उसे कुछ भी याद नहीं होता है। उसे पहले तो थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन फिर उसे उन लोगों के साथ बहुत अच्छा लगने लगता है। और उसकी याददाश्त नहीं होने पर भी उसे जिन से दोबारा प्यार हो जाता है एंड फिर उसे दोबारा से जुदा होना पड़ता है। और वहाँ से वो वापस अपने टाइम में आ जाती है 8 साल पहले। और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और डॉक्टर्स बताते हैं कि वो 6 हफ्तों से कोमा में थी और उसका जागना कोई जादू से कम नहीं है। तो उससे पहले तो सब एक सपना लगता है, लेकिन जैसे टाइम बीतता जाता है उसे बिलीव होने लगता है कि यह सब कुछ सच में हुआ था। वो किसी को बता नहीं सकती थी कि वो फ्यूचर से आई है, क्योंकि उसने खुद ही बहुत मुश्किल से इस बात पे यकीन किया था। वो सोचती है अगर ये फ्यूचर है तो वो तो यही चाहती है कि उसकी शादी जिन से हो और हु जैसा उसे क्यूट बेबी मिले, लेकिन फिर वो सिर्फ 8 सालों तक उनके साथ रह पाएगी और फिर मर जाएगी। तो अगर वो किसी और से शादी करती है तो मे बी वो ज़्यादा दिन जी पाए, लेकिन क्या वो खुश रह पाएगी किसी और के साथ? तभी उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो उस एक्सीडेंट में इसलिए बच गई क्योंकि जिन और हु उसके लिए फ्यूचर में पागलों की तरह इंतज़ार कर रहे थे। और तभी वो जिन को कॉल करती है और तुरंत ट्रेन पकड़कर जिन से मिलने जाती है। मिलते हुए उसे ज़ोर से गले लगाती है और कहती है कुछ मत सोचो, यही डेस्टिनी है। जिन कुछ समझ नहीं पाता, बट वो उसे बहुत प्यार करता था, तो वो दोनों शादी कर लेते हैं। उस डायरी की लास्ट लाइन थी, आई लव्ड माई टाइम विथ यू, माई लाइफ वॉज ग्रेट। अब 12 साल बीत जाते हैं और हु 20 साल का हो चुका है। बट अब एक बात सोचने वाली थी, सू ने होंग को क्या काम दिया था। उसने होंग से कहा था कि सू के हर बर्थडे पर उसके लिए केक और ग्रीटिंग कार्ड उसकी मॉम की तरफ से तुम दे देना, और होंग वैसा ही करता है। कार्ड को अच्छे से रखू अंकल होंग के साथ उनकी गाड़ी पे डेट के लिए निकल जाता है और अपने पापा कहता है रात को मैं ही खाना बनाऊंगा। जिन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, आज तुम्हारा दिन है, एंजॉय करो बस। और यहाँ फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इमोशंस की एक जर्नी थी, एंड मास्टरपीस शब्द भी इस फिल्म के लिए कम पड़ जाए अगर आप इस फिल्म को फील कर पाओ तो। सभी पात्रों की एक्टिंग बहुत ही उम्दा थी, स्टोरी, राइटिंग, स्क्रीन प्ले सभी लाजवाब। नाउ अब आप सब ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि टाइम ट्रैवल सू ने कैसे किया। तो दोस्तों, फिल्म में इसका जवाब प्रॉपरली नहीं दिया गया है। क्लाउड लैंड वालों का ही हाथ है, क्योंकि जब भी कोई इंसान अपना परिवार वाले को खोता है तो वो परिवार वाला उसे 1 साल बाद रेनी सीजन में मिलने आता है, और रेनी सीजन से ख़त्म होते ही उसे यहाँ से जाना पड़ता है। वो यहाँ तब तक आ पाता है जब तक उसे धरती पे सब भुला ना दिए हों, और धरती पे भुलाने के बाद वो स्वर्ग जा पाएंगे। बट पर्सनली आई बिलीव ये फिल्म उस बारे में नहीं है कि सू कोमा में होने के बावजूद फ्यूचर में कैसे गई। ये फिल्म एक छोटी सी फैमिली के बॉन्ड के बारे में है, एक बच्चे के अपने मदर के प्रति प्यार के बारे में है, एंड ये बात, यही रियलिज्म इसे खास बनाती है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।